Muazzaz Arakin, Janaab Speaker. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيम. इन आयात करीमा का तर्जमा, ए ईमान वालो, अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करो, कुछ बाइद नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी बुराइयां तुमसे झाड़ दे और तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उस दिन जब अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं उनको रुस्वा नहीं करेगा। उनका नूर उनके आगे और उनकी दाएं तरफ दौड़ रहा होगा। वो कह रहे होंगे कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे लिए इस नूर को मुकम्मल कर दीजिए और हमारी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। यकीनन आप हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाले हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन अबी उमामत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अतैतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु मुरनी बि अम्रिन आख़ज़हु अन्का क़ाल अलैका बिस्सौमी फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ की कि मुझे किसी ऐसे अमल का हुक्म दें जो मैं आपसे सीख कर अपना लूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखो क्योंकि इस जैसा कोई अमल नहीं। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जा
जाएगा। इश्क़े रसूल पाक भुलाया न जाएगा। हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क़ की। हमको जज़ा मिलेगी मोहम्मद के इश्क़ की। दोज़ख के आस पास बुलाया न जाएगा। दोज़ख के आस पास बुलाया न जाएगा। मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। बेमुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा। बेमुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा। इश्क़े रसूल पाक भुलाया न जाएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीव एप्लीकेशन। सॉरी, तलाल साहब जरा मोशन पढ़ दीजिए प्लीज। तलाल साहब का माइक खोलें जी। I beg to move under Article 288 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirement of Rule 69 of the said rules in respect of question hour may be suspended for today, 14th March 2025, and the said questions may be deferred till next rota day. जी, क्या ये मोशन नहीं पास करना? पहले इस पे बात कर लें तो पहले मैं कर लूं या अभी रोक दें इसको?
अच्छा जी, नवीद साहब तशरीफ रखें, तलाल साहब, नवीद कमर साहब। सर गुजारिश ये है कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी थी उसमें ये फैसला हुआ था कि ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल एड्रेस के डिबेट भी क्वेश्चन आवर्स विल नॉट बी सस्पेंडेड। कल के दिन में थोड़ा सा सिचुएशन बिकॉज ऑफ द बलूचिस्तान सिचुएशन ये हमने वन ऑफ एक फैसला किया था कि हम बाकी बिजनेस सस्पेंड करेंगे। लेकिन अगर तो आपने बिजनेस कंप्लीटली पूरे थ्रू द होल सेशन क्वेश्चन आवर को सस्पेंड रखना है तो फिर उस पर कोई फैसला बिजनेस एडवाइजरी में करा देना। एनी ऑड डे जो मेंबर्स क्वेश्चंस की तैयारी करके आते हैं फिर उनका हक वो मारा जाता है। आई बिलीव टुडे द parliamentary leader of PDI wants to speak. You will still have sufficient time to allow her to make her speech. बाकी फिर मंडे को स्पीचेस हो जाएंगी। Why do you want to curtail the whole business? मैं तो I don't have any objection. मैं तो चाहूँगा क्वेश्चन आ रहा होता कि पब्लिक के जो इश्यूज हैं उस पर बात हो। हाँ। अभी आप मुझे चेंबर में कह के गए कि नहीं इसको नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आप क्वेश्चन आज सस्पेंड करें। मैं तो आई थॉट यू वर आल्सो प्रपोजिंग। नहीं, मैं तो चाहता हूँ क्वेश्चन आवर और बिजनेस हो उसके बाद, ताकि ये हम 2 हफ्ते 3 हफ्ते बल्कि 4 हफ्ते भी चला सकते हैं। इसके ऊपर डिस्कशन जितनी हो जाए। जी अली मोहम्मद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक सब। नवीद भाई की बात उसूली तौर पे सही होगी, लेकिन रिक्वेस्ट सर ये है कि बलूचिस्तान का जो क्राइसिस बहुत बड़ा है एंड एमरजेंसी टाइम्स रिक्वायर्स एमरजेंसी मेजर्स, तो आज अगर हम एक दिन और सस्पेंड करके बलूचिस्तान इशू पे बिलखुसूस आज गुफ्तगू हो जाए तो ज़्यादा मेम्बरान को मौका मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट ये होगी कि तलाल साहब ने जो मोशन मूव की है, हम तो अपोजिशन साइड से इसको सपोर्ट करते हैं। वी शुड टॉक अबाउट बलूचिस्तान इशू एंड द किलिंग्स व्हिच हैव बीन डन देयर एंड द रिस्पांस, द कलेक्टिव रिस्पांस ऑफ द पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड यूनिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सो दैट द टेररिस्ट्स दे विल बी वाचिंग अस दैट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। सो वी शुड गिव अ यूनाइटेड फ्रंट एंड अ यूनाइटेड रिस्पांस दैट इज ऑफ पाकिस्तान जिंदाबाद। सो फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट कि आज की भी सस्पेंशन आप कीजिए, प्रोसीडिंग्स की, और डिबेट होने दीजिए बलूचिस्तान पे। थैंक यू। जी आलिया कामरान साहब। जी सर, मैं अली भाई की बात को जो है इसको सेकंड करती हूँ सर। आज के दिन के लिए इसको डेफर कर दीजिए सवालात को, लेकिन बाद में ये बिजनेस जो है मामूल के मुताबिक चलाया जाए फिर। जी ठीक है, तो आज सस्पेंड करते हैं। बाकी हम जो पीर से है हम बिजनेस लेके और बिजनेस के बाद हम सफिशिएंट टाइम रख लेंगे इस डिस्कशन के लिए। प्रेसिडेंशियल एड्रेस के ऊपर बलूचिस्तान भी डिस्कस हो जाएगा और बाकी इशूज भी डिस्कस हो जाएंगे। यही मौका मिलता है, कम से कम बैक बेंचेस को मौका मिल जाएगा बात करने का। मैं आगे सिवाय ये पार्लियामेंट्री लीडर के अब किसी को नहीं दूंगा। मैं अपनी मर्जी करके बैक बेंचेस को देना चाहता हूँ, स्पेशली ऑपोजिशन की तरफ। जी, नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। द क्वेश्चन इज दैट मोशन हैज मूव्ड बी अडॉप्टेड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द मोशन में से आए, all those against it may say no. I think ayes have it, consequently motion is adopted. Leave application. Shehryar Afridi Sahab has requested for grant of leave for 11th and 12th March. Is leave granted? Granted. Mohammed Siddiq Khan Baloch Sahab has requested for grant of leave from 17th to 21st March. Is leave granted? Granted. Faiz Hussain Sahab is requested for grant of leave from 11th to 19th March. Is leave granted? Granted. Sahibzada Muhammad Hamid Raza Sahab is requested for grant of leave for 14th March. Is leave granted? Granted. Malik Saiful Muluk Khokar Sahab has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. Shandana Gulzar Khan Sahib has requested for grant of leave for 12th March. Is leave granted? Granted. Zulfikar Ali Bhatti Sahib has requested for grant of leave for 13th March. Is leave granted? Granted. जी डिस्कशन के लिए उस्मान, आइटम नंबर 12 पे हम आ गए थे, मोशन ऑफ थैंक्स एंड बलूचिस्तान। तो उस्मान बदीनी साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। हमें तो समझ नहीं आ रहा है हम शुरू कहां से करें, क्योंकि कल जिस तरीके से मैंने ऐवान को देखा और ऐवान में जो लोग बैठे हुए थे अक्सरियत, शुरू में तो हमने ये देखा
कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही बात कर रहे हैं। बलोचिस्तान को जैसे भूल गए। बलोचिस्तान में ये वाकयात आज के नहीं है। बलोचिस्तान में अगर इन वाकयात को देखा जाए तो ये 70 के दहाई के हैं। उस वक़्त के हालात और थे, उस वक़्त की मजबूरियां और थी, लेकिन बलोच उस वक़्त भी पसमानदा था, बलोच आज भी पसमानदा है। बलोचिस्तान के हालात के बारे में आज से महीना पहले मेरे कायद हजरत मौलाना फजल रहमान साहब ने इस फ्लोर पे आके बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे मुख्तलिफ तरीके से कहा गया कि नहीं, हालात ऐसे नहीं है। हकीकत तो ये है कि हम इस बात को सोचे, आया बलोचिस्तान में ये हालात पैदा कैसे हुए, किन वजूहात की वजह से हुए। 70 की दहाई में कहा जाता था कि पढ़े लिखे बलोच नहीं है, इनको समझ नहीं आता। आज हमारी वो कौन सी गलतियां हैं, हमारी आज वो कौन सी मजबूरियां हैं कि आज एक पीएचडी और एक डॉक्टर जो है ना अपना कलम छोड़ के बंदूक उठाने पे मजबूर हो गए। हकीकत तो ये है कि शायद मैं कह सकता हूं कि बलोचिस्तान के हवाम को ये पता चल गया कि इन असेंबलियों में कि बलोचिस्तान की आवाज को सुनने को कोई नहीं है, क्योंकि ये कहां का असूल है, ये कहां की बात है कि 60 से 70 साल के उम्र के लोग भी यहां आके शर्म और हया वाली बातें करते हैं। सही कहते होंगे, ये शायद इस्लामाबाद की तरबियत है, ये शायद इस्लामाबाद का लैंग्वेज है, लेकिन बाखुदा मेरा बलोचिस्तान ऐसा नहीं है। बलोचिस्तान में लोग, बलोचिस्तान के बलोच, बलोचिस्तान के पश्तून, बाजार बलोचिस्तान के हजारा, बलोचिस्तान का सेटलर पंजाबी रवायात वाला है। बलोचिस्तान के हर मसले पे बलोचिस्तान के लोग आपस में बैठ के यूनिटी के साथ हमेशा उन्होंने दुश्मनों की मुकाबला की है। आज बलोचिस्तान जल रहा है। आज बलोचिस्तान में छोटे छोटे वाकयात के बाद ये बड़ा एक वाकया आया है। बलोचिस्तान के इशू पे आज से पहले भी अक्सर हमारे अकाबरीन ने यहां बात करने की कोशिश की, गोशगुजार किया कि बलोचिस्तान कहां तक पहुंच चुका है, लेकिन हम इस बात को क्यों नहीं सोचते कि आज 75 साल भी बलोचिस्तान के मसले वही हैं जो पहले दिन के थे। बलोचिस्तान के बच्चे को उसका राइट्स चाहिए, बलोचिस्तान के पढ़े लिखे बच्चे को उसकी नौकरी चाहिए, बलोचिस्तान के ताजिर को उसे वो माहौल चाहिए जिसमें वो बिजनेस कर सके, बलोचिस्तान के जमींदार को वो वसाइल चाहिए जिससे वो अपनी जमींदारी कर सके। लेकिन इन सब चीजों से हट के आज बलोचिस्तान का हर बंदा इस पे मजबूर है, या अल्लाह मेरे बलोचिस्तान में अमन कैसे आएगा। मैं मानता हूं आलमी दुनिया में हालात चेंज होते रहते हैं, कभी अफगानिस्तान का मसला है तो अजाब भी बलोचिस्तान पे आता है, ईरान के इश्यूज होते हैं तब भी बलोचिस्तान पे मसला आता है। आज यहां बैठे हम पॉलिसीज तो बना रहे हैं, हम बोलते हैं कि बलोचिस्तान को हमने गवादर दिया, बलोचिस्तान को हमने पोर्ट दिया, बलोचिस्तान में हमने रेकोदिक दिया, बलोचिस्तान में हमने सेंदक दिया, बलोचिस्तान को हमने हजारों किलोमीटर रोड दिया। लेकिन हम क्यों इस बात को भूल गए कि बलोच का बच्चा आज भी भूखा है, बलोच का बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा आज भी डिग्रियां जला के क्यों वो पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ है। बलोचिस्तान का वो बच्चा जिसको हम समझते हैं कि आज अगर आप देखें मिडिल ईस्ट में हर फोरम पे बलोच का बच्चा वहां जाके उन पोजीशंस पे अपना काम कर सकता है, लेकिन बलोचिस्तान का बच्चा क्यों इस पाकिस्तान में और इस्लामाबाद के इन पॉलिसियों की वजह से क्यों पीछे रह गया है। अफसोस तो हमें इस बात पे होती है कि पहले बच्चे बंदूक उठाते थे, आज हमारे बच्चों ने अपने जिस्म पे बम बांधना शुरू कर दिया। जब बम बांधने की बात आती है तो जिस बंदे ने अपनी जान हथेली पे रखा हुआ है वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी कुछ कर सकता है। खुदारा आज भी हम कहते हैं देर नहीं हुआ है। आज भी हालात ऐसे हैं
कि असेंबली के अंदर और असेंबली से बाहर जितने भी लोग हैं, जितने भी सियासी लोग हैं, जितने भी मजहबी लोग हैं, जितने भी कबायली लोग हैं, इन सब का एक मुश्तरका एक ऐसे फोरम पे इन सबको इकट्ठा किया जाए कि जिस पे बलोचिस्तान वन एजेंडा, बलोचिस्तान पे बात हो और बलोचिस्तान का मसले का हल निकले। बलोचिस्तान में कमी है तो एतमाद की कमी है। बलोचिस्तान वालों को यकीन नहीं होता कि हमारे लिए कुछ, जब हम यहाँ से किसी पॉलिसी पे हम बात करते हैं और उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनको वो इतने बेभरोसा हो गए, वो कहते हैं कि शायद ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च है और असेंबलियों के अंदर बातें हैं। खुदारा हालात पे हम जाएं तो ओकाड़ा में भी वही हुआ। पाकिस्तान के हर कोने में दहशतगर्दी हुई है। पाकिस्तान के हर कोने में हमारे उलमाए कराम के ऊपर हमला हुआ है। हमारे काफी दोस्त शहीद हुए हैं। खुजदार में हमारा एक बड़ा प्यारा साथी वडेरा सरवर मुसियानी को दिन दहाड़े शहीद किया गया। ऐसे ही कोयटा शहर में शहीद हुए, कई बम धमाके हुए हमारे साथियों के ऊपर। इन सब छोटे छोटे वाकयात को देखे तो आप कह सकते हैं कि ये जो बड़ा वाकया हुआ किस तरह हुआ। तो लिहाजा मेरी इस ऐवान से दरखास्त है, खुदारा बलोचिस्तान पे सियासत ना करे, बलोचिस्तान की हालत पे सियासत ना करे, बलोचिस्तान के मामलात पे दिल खोल के, दिल साफ करके इस रमजान के महीने में, इस बाबरकत महीने में अल्लाह को राजी करते हुए बलोचिस्तान की हक की और हकीकी जो फैसला है, जो करना है, वो करे। दुनिया में ऑपरेशन से मामला हल होते हैं, लेकिन क्या जो आज उन लोगों को आम पब्लिक का सपोर्ट है, उस सपोर्ट को हम कैसे वापस ले सकते हैं? उस सपोर्ट को उनके बीच में हम कैसे एतमाद डाल सकते हैं? उस पर काम करने की जरूरत है। स्पीकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कल भी हमारे ऐवान में मौजूद साथियों को टाइम दिया, बलोचिस्तान का आज भी दिया। अब इस ऐवान की मर्जी है कि बलोचिस्तान के हक में, बलोचिस्तान की खातिर दिल से ये फैसला करते हैं कि हमने बलोचिस्तान का साथ देना है या सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम और एक दूसरे के लिए बातें करनी है। बहुत शुक्रिया साहब। जी, शेख आफ्ताब अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहस तो सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के एड्रेस पर होनी थी, लेकिन बलूचिस्तान के होलनाक वाक़यात ने इस बहस का रुख ही मोड़ दिया है। जनाब स्पीकर, ये इतना ही अफसोस की बात है कि पहले 1917 से पहले मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बड़ी अरूज पर थी, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान की मदद से, FC की मदद से इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया और 2018 के बाद यहाँ पर ये बिल्कुल ही दहशतगर्दी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन बदकिस्मती से अब फिर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी ने सर उठाया है और रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की आवाम को तकलीफ देह मरहले में से गुजरना पड़ता है। पाकिस्तान की अफवाज को रोज़ाना की बुनियाद पर शहादतें देनी पड़ती हैं। पुलिस को, रेंजर्स को, FC को शहादतें देनी पड़ती हैं। जनाब स्पीकर, ये इंतहाई और अहम मसला है जिस पर मैं समझता हूँ कि आज वक्त और हालात का तकाजा ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, जिस तरीके से उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, सब इकट्ठे हुए, अदारों के सरबराह वहाँ पर बैठे और फिर हल निकाला कि मुल्क से दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। आज जनाब स्पीकर, फिर वक्त का ये तकाजा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में सर जोड़कर बैठें और जिसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर चुके हैं, और सिर जोड़कर बैठकर तमाम जितने हमारे सरबराहान हैं वो भी बैठकर इसका कोई मुकम्मल हल निकालें। जनाब स्पीकर, इस वक्त
चूँकि मैं अटक के और पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर बैठा हूँ, वहाँ पर जो मैं नकलो हम देख रहा हूँ और वहाँ से पख्तूनख्वा से कितने तेज़ी के साथ लोग आ रहे हैं और क्या मामला ख़राब होते जा रहे हैं, तो अब वक्त का तकाजा है कि हमें सर जोड़कर बैठना पड़ेगा और इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, जनाब स्पीकर, इस पर कोई शक वाली बात नहीं कि उनके माली हालात इंतहाई मखदूश हैं। अब वहाँ का बच्चा जब डिग्री हाथ में उठाए हुए मारा मारा फिरता रहेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको बाइज्जत रोज़गार नहीं मिलेगा, 2 वक्त की रोटी उसको नहीं मिलेगी, तो वो फिर क्या करेगा? उसने फिर किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम में जाना है और अपने आप को भी तबाह बर्बाद करेगा और मुल्क और कौम को भी एक गलत रास्ते पे डाल देगा। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारे आज के नौजवान हैं, पूरे दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मारे मारे फिरते हैं, ख्वाह उनका ताल्लुक पख्तूनख्वा से हो, सिंध से हो, पंजाब से हो या बलूचिस्तान से हो, अब हमें इनके मुस्तकबिल की तरफ भी देखना होगा ताकि इनका मुस्तकबिल रोशन हो, ये 2 वक्त की रोटी कमाने के काबिल हो सकें, ये अपने ख़ानदान का बोझ उठाने के काबिल हो सकें, तो तभी इस मुल्क में हालात मुकम्मल तौर पर ठीक होंगे। अगर हम ये समझें कि माशी हालात के ठीक किए बगैर हम इस मुल्क के अंदर अमन का गहवारा बना देंगे, तो ये समझता हूँ कि हमारी भूल है। हमें मुल्क की माशी हालात की तरफ भी मुकम्मल ध्यान देना है, मुल्क को मुश्किलात से निकालना है, कम से कम ये इंश्योर करना है कि इस मुल्क के रहने वाले हर शख्स के घर पर उसका अपना छत हो, उसको 2 वक्त की रोटी मिले, उसके बच्चों को तालीम मिले, उसको इलाज मुआवजा की सहूलतें मुयस्सर हों। अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे और बजाय इसके कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में झगड़ों में उलझती रहें, ये वक्त ज़ाया किए बगैर ये मुल्क और कौम के लिए हमें ये वक्त जो है ये वक्फ कर देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब सारी पार्टियाँ मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए सर जोड़कर बैठेगी, तो यकीनन इनके कोई मुस्बत नताइज जो हैं वो हमारे सामने आ जाएंगे। और यहाँ पर जो तकरारीर हो रही हैं और जो बलूचिस्तान के हालात यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ये बहुत इंतहाई तकलीफदेह हैं। बलूचिस्तान हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सूबा है और ख़ास तौर पर उसकी सरहदें ईरान से मिलती हैं। हमारी ये जो सरहदें अफगानिस्तान से मिलती हैं, यहाँ पर भी मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। पख्तूनख्वा के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत मखदूश है। वहाँ पर पुलिस स्टेशन जो है वो महफूज नहीं है। वहाँ पर जो फोर्सेस हैं उनके ठिकानों पर भी हमले किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ सर कि इंतहाई तकलीफ देह बात यह है कि जिस वक्त हमारी फोर्सेस पर हमले किए जाएं जो कि इस मुल्क के दफा की ज़ामन है, तो उस वक्त हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। जब हम रात को टेलीविज़न पर नौजवान बच्चों को जो कैप्टन मेजर के रैंक पर फायज हैं, जब उनकी लाशों को देखते हैं तो हमें अंदर से बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है। ये मुल्क हमारा है, ये कौम हमारी है, इसका मुस्तकबिल हमारा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इख्तलाफात को ख़त्म करें और सबसे बड़ी पार्टी जो है वो ये है कि मिलकर पाकिस्तान की फलाह बहबूद की तरफ ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। सहर कामरान साहिबा। Shukriya, Speaker sir. Firstly, I would like to join the House in expressing solidarity with the victims of tragic Bolan Express hijacking. My heart goes out with the families of the martyrs and all injured passengers. I also join the House in commending our military, our security forces for rescuing the passengers and for the successful operation. They deserve respect
and their bravery deserves to be acknowledged. स्पीकर साहब, जो हालात है बलूचिस्तान के, उनका हल उसी वक्त हो सकता है जब हम सब यकजुबान हो, जब हम यूनिटी डेमोन्स्ट्रेट करें, आपस के इख्तलाफात को भुलाएं। और यही चीज़ जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपनी जॉइंट सिटिंग पे जो स्पीच की थी, जो एड्रेस था, उसमें कही थी। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि दहशतगर्दी है और उसका मुकाबला करने के लिए हम सब जो है यकजुबान नहीं हो रहे, हम एक ही बात नहीं कह रहे। 2014 में जब APS पे हमला हुआ था तो उस वक्त भी, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में थी, लेकिन सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने हमें तलकीन की कि इस वक्त आपके मुल्क को ज़रूरत है कि हम मुत्तफ़िक हों, इख्तलाफात को एक तरफ रखें, ये ना सोचें कि हम अपोजिशन में हैं। और नेशनल एक्शन प्लान पास हुआ, और उस नेशनल एक्शन प्लान और ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्ज़ के बायस हमने अपने मुल्क के अंदर एक बहुत मुश्किल जंग जीती। आज फिर हमें वही जज्बा चाहिए, आज फिर हमें इख्तलाफात भुलाने हैं, आज फिर हमें कौमी यकजहती दिखानी है, और आज फिर हमें सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की उस लीडरशिप की ज़रूरत है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद पाकिस्तान खप्पे के एक नारे में इतनी ताकत थी जिसने बिखरी हुई कौम को एक कर दिया, जिसने हमें हिम्मत और हौसला दिया कि हम आगे जमहूरी रास्ते पे बढ़ें, जिसने मुल्क को तबाही और नफ़रतों से बचा लिया। आज फिर वही हालात हैं, दहशतगर्दी के एक के बाद दूसरे वाक़यात हो रहे हैं। तो आज फिर हमें मिल के बैठना है, और मुझे पूरा यकीन है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी तमाम लीडरशिप को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पे और हमें उन पे यकीन है। उनके अंदर वो सलाहियत है, इसलिए कि उनके अंदर इंतकाम नहीं है, उनकी सोच में नफ़रत नहीं है, उनके अंदर इख्तलाफ नहीं है, वो सबको साथ बिठाने का हुनर जानते हैं। उन्होंने जो बात की अपने एड्रेस में, वो बहुत अहमियत की हामिल है। उन्होंने महरूमियों को दूर करने की बात की, उन्होंने नेगलेक्टेड एरियाज़ की डेवलपमेंट की बात की, उन्होंने नौजवानों को एम्पावरमेंट की, उनके एम्पावर करने की बात की, उनके लिए जॉब के मौके तलाश करने की बात की, उन तमाम अवामिल का जिक्र किया जिनकी वजह से दहशतगर्दी या शिद्दत पसंदी जन्म लेती है। अब उनका हल किसने निकालना है? इस ऐवान ने निकालना है। जब मुल्क के अंदर इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, जब मुल्क तरक्की करेगा, जब आवाम को उनके हकूक़ मिलेंगे, जब जिन उन्होंने इकनॉमिक इंडिकेटर्स की तारीफ़ की, उसके साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि इसका फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुँचना चाहिए। उन्होंने इन्फ्लेशन का भी जिक्र किया, उन्होंने टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाने की भी बात की। अगर हमारे मुल्क के अंदर वसाइल की तकसीम यकसा हो, अगर निगलेक्टेड एरियाज़ के अंदर भी डेवलपमेंट हो, अगर हम सब अपने इख्तलाफात भुलाकर एक नेशनल इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे हो जाए, तो फिर कोई मुश्किल नहीं है कि हम एक दफ़ा फिर जो है वो दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा सकते हैं, बिकॉज यही रास्ता है मुल्क के अंदर तरक्की का। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने खिताब के अंदर पब्लिक ट्रस्ट रिस्टोर करने की बात की, उन्होंने जो है जमहूरी निज़ाम के तसलसल के लिए बात की, और ये बातें उन्होंने खाली खोखली नहीं की, उन्होंने अपने इख्तियारात इस ऐवान को देख के एक मिसाल कायम की। और यही वजह है कि आज जो है ये जमहूरी निज़ाम चल रहा है। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर पावर देख के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, तो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने इख्तियारात इस ऐवान को देख के पार्लियामान को नाकाबिल तस्खीर बनाया। अब हमें देखना है कि हम इस जमहूरियत का फ़ायदा किस तरीके से आवाम तक पहुँचाते हैं, किस तरीके से उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को तालीम दें तो उनके अंदर शऊर होगा। अगर ख़वातीन को एजुकेशन दें तो यकीनन शिद्दत पसंदी के अंदर जो है कमी आएगी। लेकिन बात यह है कि क्या हमने अपने वसाइल इन शोबों के अंदर उसी तरीके से एलोकेट कर रहे हैं? क्या मुल्क वाकई प्रॉस्पर कर रहा है? उन्होंने जब प्रॉस्पेरिटी की और इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात की तो एग्रीकल्चर की बात भी की, लेकिन क्या हमारी एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ ऐसी हैं? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है स्पीकर साहब कि हमारी एग्रीकल्चर की पॉलिसीज़ ऐसी हैं कि 2024 से
एक चैलेंजिंग वक्त हमारे ऊपर आया है। पहले गंदम इंपोर्ट हो गई, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक ग्रोअर्स हैं वो अपने जो है वो बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है वो भी रिकवर नहीं कर सके। उसके बाद जो है क्लाइमेट चेंज का इशू आया और कपास के ऊपर मुझे नहीं समझ में आया कि कौन ये पॉलिसीज बनाता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर 18% जो है वो सेल्स टैक्स है, जिसकी वजह से इंपोर्ट को जो है तरजीह मिल रही है, इंपोर्ट सस्ती पड़ रही है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो ज़ाया जा रही है। इसी तरीके से अब अगर हम देखें अभी सपोर्ट प्राइस गंदम से जो है विड्रॉ हो गई, तो किस तरीके से जो है वो एक्सपेंसेस जो है वो रिकवर होंगे। जब हुकूमत जो है खाद की, बीज की, इनपुट्स की, फर्टिलाइजर्स और जो है फ्यूल की प्राइस रेगुलेट करने में नाकाम है, तो फिर किस तरीके से हम जो है गांव देहातों में तरक्की करेंगे, किस तरीके से हम आगे लेके चलेंगे। सदर मुमलिकत ने महरूमियों को कम करने की बात की, तो फिर उन्होंने कैनाल्स के ऊपर भी बहुत अहम बात की कि ऐसी कैनाल्स जो कि एक सूबे के हरे भरे खेतों को बंजर कर दे, वो उस ऐसी कैनाल्स पे की इजाज़त नहीं हो सकती। ऐसी कैनाल के लिए हम तस्लीम नहीं कर सकते। तो ये तमाम अहम बातें हैं जिनका जिक्र सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने किया और इन सब का ताल्लुक ना सिर्फ मुल्क की इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से है, ना सिर्फ इसका ताल्लुक जो है वो डेवलपमेंट से है, इसका ताल्लुक जो है वो मुल्क के अंदर अमन से भी है। अमन उसी वक्त आएगा जब प्रॉस्पेरिटी होगी। सदर मुमलिकत ने एक और अहम बात जो की वो सी पैक की गवादर पोर्ट की। जब सी पैक और गवादर पोर्ट का जिक्र आएगा तो बलूचिस्तान का जिक्र आएगा। अगर जो है जो मोटरवेज हैं वो पोर्ट सिटीज से बनती, अगर गवादर पोर्ट आज ऑपरेशनल होता तो बलूचिस्तान के अंदर जो है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होती, बलूचिस्तान के नौजवानों को जॉब्स भी मिलती, बलूचिस्तान के अंदर तरक्की भी ज़्यादा बेहतर तरीके से होती। तो ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको नज़रअंदाज करने के बजाय इनको पूरी तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। सदर मुमलिकत ने अपने हालिया दौरा चीन का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि सी पैक में ज़्यादा तेज़ी से हम आगे बढ़ें। जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं वो जो है उन पे मज़ीद कंसेंसस के साथ, मज़ीद इन्वेस्टमेंट के साथ उनको मुकम्मल किया जाए। इसी तरीके से उन्होंने रीजनल कनेक्टिविटी की बात की, क्योंकि कोई भी मुल्क अकेला तरक्की नहीं कर सकता, रीजन की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पहली दफ़ा बलूचिस्तान के लिए वाटर कॉरिडोर की भी बात की कि किस तरीके से ताजिकिस्तान से पानी ला के बलूचिस्तान के एग्रीकल्चर को बूस्ट दिया जा सकता है, वहाँ पर पानी लाया जा सकता है। ये बहुत अहम उनका नुक्ता था और ये सिर्फ खाली बात नहीं है। इस सिलसिले में फिजिबिलिटी वो बनवा चुके हैं यूएई की मदद से और ये फिजिबिलिटी चाइना के हवाले कर दी गई है ताकि ये पानी आए। तो उनकी जो सोच है बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के लिए, वही डेवलपमेंट जो है वो शिद्दत पसंदी को और इंतहा पसंदी को कम करेगी, वही डेवलपमेंट जो है वो दहशत गर्दी को कम करेगी। हमें ज़रूरत इस बात की है कि जो है हम सदर मुमलिकत ने जो हमें अपनी फोरसाइट दी है, जो हमें गाइडेंस दी है, जो हमारी रहनुमाई की है, हम उससे फ़ायदा उठाएं और एक ऐसा राह अपनाएं जिसका फ़ायदा बराह रास्त मुल्क के अवाम को हो, ताकि उनके अंदर से महरूमियों का एहसास जो है वो ख़त्म हो। इसी तरीके से सदर मुमलिकत ने हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनकी कुर्बानियों का जिक्र किया, उनको खराज तहसीन पेश किया, उनकी जो है बहादुरी को सराहा। तो आज जिस तरीके से अफवाज पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रही है, मुश्किल तरीन जंग जो दहशत गर्दी की अपने मुल्क में लड़ रही है, यकीनन इस ऐवान को, पाकिस्तान के अवाम को उनका साथ देना होगा। अगर हम उनके साथ होंगे तभी जो है हम दहशत गर्दी पर काबू पा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सियासी मामलात का सियासी हल निकाला जाए, बाख्तियार बनाए जाए सियासी क़यादत को, ताकि वो सियासी तौर पे इंगेज करें, ताकि जो है बलूचिस्तान का जो मसला है वो सियासी इंगेजमेंट के ज़रिए उसका हल निकले। इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए वो करें। जब इकट्ठे मिलेंगे तभी मुल्क से जो है वो दहशत गर्दी ख़त्म होगी। बिल्कुल जो जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि नेशनल एक्शन प्लान को फ़ाल करने की ज़रूरत है, बल्कि नेशनल एक्शन प्लान 2 की ज़रूरत है, क्योंकि जब नेशनल एक्शन प्लान बना था तो वो उस वक्त मजहबी इंतहा पसंदी के लिए था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे दूसरे अवामिल भी हैं। यकीनन बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी भी है, वहाँ पे टेररिज्म की मुख्तलिफ सूरत हाल है। तो हमें इस अवान को एक दफ़ा फिर बैठना होगा, अपने इख्तलाफात भुला के और कंसेंसस के साथ नेशनल एक्शन प्लान 2 पे अमल करना होगा। और हमें यकीन है कि अगर सियासी क़यादत बैठ जाए मिलके,
एक इरादा कर ले तो फिर पूरे मुल्क के अंदर से दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है। आखिर में यकीनन मैं जब सदर मुमलिकत की बात करूँगी तो मैं ये कहूँगी कि उन्होंने ना सिर्फ जो है वो जमहूरियत को बहाल रखा है, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने आइन को बहाल किया, जिस तरीके से जमहूरियत को इस्तेकाम दिया, जिस तरीके से अपने इख्तियारात इस अवान को दिए, तो मैं ये कहती हूँ कि जो है और इस अवान की तरफ से भी कि वो मोहसिन जमहूरियत हैं। उन्होंने ना सिर्फ वो मोहसिन जमहूरियत हैं बल्कि उनके अंदर ये सलाहियत है कि पाकिस्तान को तरक्की और प्रॉस्पेरिटी की राह पे गामजन करें। हमें जो है उन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेके इस बात पे जो है एक मुकम्मल हमें एक कंसेंसस बिल्ड करना है कि उन्होंने जो कहा, जो रहनुमाई की, उस पर हम अमल करें। अफसोस की बात थी कि जब वो ये तमाम अहम बातें कर रहे थे तो दूसरी तरफ शोर शराबा था, लेकिन मैं ये कहूँगी कि द वे ही स्टूड with his iconic smile, और उन्होंने he stood victorious with his iconic smile। उन्होंने कभी जो है नफरतों का जवाब नफरतों से नहीं दिया, सब्र तहम्मुल से दिया, बर्दाश्त से दिया और आगे चलने का रास्ता बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप जो है इंतकाम के बजाय जो है मुफाहमत की राह इख्तियार कर सकते हैं, और उन्होंने हमेशा मुफाहमत की राह इख्तियार की। उन्होंने हकूक़ बलूचिस्तान, हकूक़ आगाज़ बलूचिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म करने की बात की। तो मैं ये हुकूमत से यही कहूँगी कि आप जो भी पॉलिसीज़ बनाएं, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने इस पार्लियामान की भी रहनुमाई की है, इस हुकूमत की रहनुमाई की है, उनको संजीदगी से लें और आगे बढ़ें, ताकि हम जो है उन्होंने एक बहुत अहम बात की कि आप डाउन साइजिंग और जॉब कट्स के बजाय लोगों की को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें। अगर हमारे नौजवान बेरोज़गार होंगे तो फिर वो इन्हीं दहशतगर्दों के लिए एक उनके आलाकार बन जाएंगे, एक फर्टाइल उनके लिए ग्राउंड बना देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर गौर किया जाए कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए, मुल्क के अंदर जो है ऐसा माहौल पैदा किया जाए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, टैक्सेस का निज़ाम बेहतर किया जाए, ताकि आवाम के अंदर जो है इस बात पे यकीन आए, उनका एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो कि ये हुकूमत हमारे साथ खड़ी है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। ज़रताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर स्पीकर साहब, मेरी दो रिक्वेस्ट हैं सर। एक तो हाउस इन ऑर्डर करें सर, सारे लोग ऐसे सुबह मिल रहे हैं जैसे जी। सरदार याकूब नासिर साहब, जुनेद अनवार साहब, प्लीज़ ज़रा तशरीफ़ रखिए जी। और सर दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर काइंडली आज सर बैरिस्टर गौर साहब को ज़रूर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि सर उन्होंने हमारी पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है। सर उन्हें सिर्फ पॉलिसी स्टेटमेंट देनी है। एक इधर। ओके सर बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली तो उमर अयूब साहब ने कहा हाउस तरीके से चलाएं रूल्स के तहत, तो मैं तो रूल्स के तहत चलाऊंगा। पहले एक एक करता था, एक इधर देता था, एक इधर, अब दो उधर कर जी। थैंक यू। आप रूल्स वाले हैं ना, दिल की सख्ती नरम करें, नरम। आप रूल्स वाले हैं तो इसलिए मुझे पता है आप रूल की बात करते हैं जी। थैंक यू जी। बात की इजाजत हासिल जी सर स्पीकर साहब आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि सर सारी बात बेसिकली बलूचिस्तान के बर्निंग इशू जाफ़र एक्सप्रेस से शुरू हुई है। सर जितने जाफ़र एक्सप्रेस में हमारे लोग यरगमाल होकर वापस आए, ये तो सर अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ। लेकिन सर जितने मुसाफिर हमारे वहाँ पे शहीद हुए, उनके लिए सर इंतहाई दिल दुखा हुआ है। दूसरा सर जितने ऑपरेशन करते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लोग वहाँ पे शहीद हुए, सर उनकी शहादत का रुतबा तो बहुत बड़ा है, लेकिन जारी बात है सर जितना पूरे पाकिस्तान का दिल दुखा हुआ है, उतना सर हमारा भी दिल दुखा है हमारी आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर सर जो शहादतें हुई हैं। सर जब ये सारा एजेंडा सस्पेंड हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान एक बर्निंग इशू है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे बहुत ख़राब है, तो सर मेरा ख्याल तो ये था कि हुकूमत आएगी, मिनिस्टर्स आएंगे और सर वो कौम को इकट्ठा करेंगे और वो बात करेंगे, बलूचिस्तान के बारे में बताएंगे कि किस तरह जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो दहशतगर्दों ने अगवा की, इन्होंने दहशतगर्दी से निपटना कैसे है और उन्होंने किस तरह सर लोगों को शहीद किया। मेरा ख्याल ये था कि सर हुकूमत कोई डिसेंसी का मुजाहरा करेगी, या जिस तरह सर बन्नू के अंदर दहशतगर्दी वीकेंड का हमला हुआ, अभी सर हमारे
रोज़ादारों ने पहला लुकमा भी सर अफ्तारी का अपने मुंह में नहीं रखा था कि सर लोगों ने खून के अंदर लथपथ लाशें जो हैं उनके जनाजे उठाने शुरू कर दिए। इसी तरीके से सर मदरसा हकानिया में जिस तरह हमारे उलमाए कराम के ऊपर दहशतगर्दी हुई और सर उनको शहीद किया गया, और जिस तरह सर टारगेट करके हमारे उलमाए कराम को शहीद किया जा रहा है, तो सर मेरा ख्याल ये था कि हुकूमत आएगी और बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी और बताएगी कि उनका दिल कितना दुखी है और पाकिस्तान को कैसे जोड़ना है और दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निपटना है। लेकिन सर बजाय इसके कि हुकूमत इसका जवाब देती कि ये दहशतगर्दी की लपेट में क्यों है, बलूचिस्तान में सर मेरे सराइकियों को और पंजाबियों को कौमी शनाख्ती कार्ड देकर बसों से उतार कर क्यों सरों के ऊपर गोलियां मारी जाती हैं। दहशतगर्द इतने ताकतवर क्यों हो गए हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क के रियासत के रिट को चैलेंज कर दिया है। लेकिन सर ये मीडिया, सर ये रियासत, ये मुल्क और सर ये पार्लियामेंट गवार है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सर यहाँ पे आज डिफेंस मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। सर डिफेंस मिनिस्टर को इन तमाम बातों का जवाब देने के बजाय इस बात की पड़ी हुई थी कि किस तरीके से पीटीआई को फिक्स किया जाए, किस तरीके से दहशतगर्दी का इल्जाम पीटीआई के ऊपर लगाया जाए। और सर उससे भी बढ़ के मुझे अफसोस ये हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर को ये पड़ी हुई थी कि पीटीआई की 3 खवातीन आपस में पेप टक क्या करती हैं। और सर जो शख्स खुद रेहाना डार साहिबा से अपने इलाके में अपना इलेक्शन एक खातून से हार चुका हो, सर यकीन करें कि उस डिफेंस मिनिस्टर को ना डिफेंस मिनिस्टर बनने का हक है, ना उनको खवातीन के बारे में बात करने का कोई हक है। सुनेंगे। दूसरा, स्पीकर साहब, इंसान बहुत खूबसूरत कोट्स बताता है, कोई अच्छी ज़रबुल मिसल देता है और सर उसकी वजह से तारीख में उसका नाम रखा जाता है। लेकिन सर डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ सालों से एक फिक्रा रटा हुआ है और कल भी सर उन्होंने दहशतगर्दी के बजाय पीटीआई को फिक्स करते हुए सारा इल्जाम उन्होंने पीटीआई के ऊपर लगाया। और सर इन्होंने कल अपना खूबसूरत मुहावरा या फिक्रा, जो ये समझते हैं कि इनकी शान में बड़ी इज्जत में इजाफा होता है, सर इन्होंने कहा कि जी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। शायद ये समझते हैं कि इनको सवाब मिलता है सर ये बात करके। तो सर मैं इनकी तरफ इनका फिक्रा लौटाना चाहती हूँ कि आपने इलेक्शन हर दफा हारा, आप रेहाना डार साहिबा से जो है आप हारे, उसके बाद आप डिफेंस मिनिस्टर बने और जो आपकी यहाँ पे तकरीरें थी आम फौज के खिलाफ, आपको डिफेंस मिनिस्टर बनने का भी हक नहीं है, आप हारे हुए हैं। तो सर इनका फिक्र इनकी तरफ लुटा देती हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। अब सर मैं ये स्पीच मेरे हाथ में, सर इसमें कुछ चीजें बयान की गई हैं। सर पहला है जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मैं आपको बता दूं, सर अगर ये आपकी स्क्रीन दिखा सकें, जहां पे जीडीपी की ग्रोथ और जहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात बताई गई है, सर उसको व्हाइट फ्लूट से जो है वो खत्म कर दिया गया। सदर साहब को भी पता था कि ये झूठे फिगर्स हुकूमत ने दिए में ये झूठ है, सर सारा का सारा उसको फ्लूट लगा के सर उसको खत्म किया गया है। सर फिर उन्होंने कहा कि होप्स ऑन पार्लियामेंट, फिर उन्होंने कहा जी डेमोक्रेटिक सिस्टम, रिस्टोर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द रूल ऑफ लॉ, फिर क्लाइमेट चेंज, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस, आईटी, इंडस्ट्री और यूथ। सर ये सदर साहब ने बात की। सर व्हाइल द प्रेसिडेंट वाज मेकिंग हिज स्पीच, सर पहला इंडेक्स ये कहता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर मीडिया वर्कर्स। मीडिया इज अंडर थ्रेट, प्रेस फ्रीडम इज अंडर थ्रेट। जिस तरह सर डॉक्टर मुईद पीरजादा को, उरिया मकबूल जान को, साबिर शाकिर को, इमरान रियाज खान को, समी इब्राहिम को, जमील फारूकी को, ऐसे सर मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले लूं सर जो उनके साथ सलूक किया गया। और अभी सर मौजूदा हालात में सच बोलने पे काशिफ अब्बासी को, पारस जान ज़ेब को, हबीब अकरम को, बहुत सारे लोगों को सर ऑफ एयर कर दिया गया क्योंकि सर सच सुनने को तैयार नहीं है। सर जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे, सर आपका सेकंड इशारिया कहता है, और सर ये जुलाई 2024 की है कि सर पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट के अंदर चला गया है। सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन भी सर उनका भी पासपोर्ट आपसे मजबूत है। आपसे नीचे सर सिर्फ इराक, सीरिया और अफगानिस्तान का है
और सर अल्लाह ना करे किसी दिन उनसे भी आपका जो है वो पासपोर्ट ने नीचे चले जाना है। सर इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि सर 1,30,00,000 पाकिस्तानी मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे गले गए। 74% शहरी घराने अपनी जरूरियात भी पूरे करने से कासिर हैं और सर गुर्बत 39.3% रिकॉर्ड उसके ऊपर पहुंच गई है। इसी तरीके से सर जब सदर साहब स्पीच कर रहे थे तो इनकी कारकर्दगी ये है कि सर पाकिस्तान का दुनिया में सेकंड नंबर है जिसमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है। सर ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है। इसी तरीके सर पंजाब में 147 सर टेक्सटाइल मिल्स बंद हुई हैं और पूरे पाकिस्तान में 187। सर तमाम के तमाम मजदूरों का जो है सर घर आने नहीं चलते, मजदूर सर बिल्कुल बेरोजगार हो गए हैं। सर इन 3 सालों में जो इनकी हुकूमत है 35 लाख पाकिस्तानी और 50,000 हुनरमंद जो है वो सर वो मुल्क से बाहर चले गए। सर ये इनकी कारकर्दगी है। सर क्लाइमेट चेंज के बारे में इसके बारे में बात की गई। जब हमारा दौर था तो पाकिस्तान दुनिया के टॉप 5 ममालिक में इमरान खान की लीडरशिप में आता था जो क्लाइमेट चेंज को सबसे ज्यादा एड्रेस करते थे। लेकिन सर अब आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर सर 180 ममालिक में 178 नंबर पे है। सर सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जो आपसे नीचे हैं, उसमें भी सर एक मगरबी अफ्रीका का कोई मुल्क है गिनी बिसाओ, और सर दूसरा शायद कोई सोमालिया है। सर सदर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि आवाम की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरना चाहिए। सर यकीन करें आवाम को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। आवाम इनको वोट के जरिए रिजेक्ट करके घर भेज चुकी है, जबरदस्ती इस वक्त कुर्सी के ऊपर बैठे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जरताज गुल साहब। जी सर प्रेसिडेंट साहब ने इसी तरह सर स्पीच में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की है। अभी सर मैं नून लीग से सवाल करना चाहती हूँ। सर शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के 5, तुर्की के 4, कतर के 4, अरब इमारात के 4, आज़रबाईजान के 3, चीन के 2 और सर मिस्र और ईरान का 1 दौरा कर चुके हैं। अब सर ये जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाते थे इतने तूफानी दौरे करते थे तो सर कहते थे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी।
अभी सर मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि मुल्क के अंदर कितने पैसे पाकिस्तान के अंदर आए हुए हैं। हाल तो सर ये है कि आपके अपने पाकिस्तानी सरमायाकारी तो बहुत दूर की बात, सर आपके अपने नौजवान 40-40, 50-50 लाख देकर इंसानी सर स्मगलरों के हाथों इटली और यूनान और स्पेन में सर तारीख कश्तियों में जो है वो उनकी शहादत हो जाती है, जाने चली जाती हैं। पाकिस्तान में सर रहने को कोई तैयार नहीं है। तो सर ये जो सरमायाकारी आएगी, अगर मुल्क के अंदर सर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी खराब होगी तो सर मुल्क के अंदर कैसे आएगी। सर आज होना तो चाहिए था कि वजीर आजम होते। सर तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि सर आइन के मुताबिक जो प्राइम मिनिस्टर है सर वो 5 एडवाइजर यहाँ पे रख सकता है। तो सर ये 5 एडवाइजर में सर एक इंटीरियर मिनिस्ट्री में सर मोहसिन नकवी साहब हैं, अभी सर वो हमारे एक लोटा है गद्दार परवेज खटक साहब है, सर ये तलाल चौधरी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सर चौधरी निसार जट से हारिव राना सनाउल्ला साहब हैं। सर एक मिनिस्ट्री में आउट ऑफ द पार्लियामेंट 4 तो सर मिनिस्टर्स हैं, तो 5 की टोटल परमिशन है। तो सर ये 4 मिनिस्टर ये हो गए। तलाल साहब आप तो सेनेटर है ना, मिनिस्टर? नहीं सर मैं आउट ऑफ इस सर नेशनल असेंबली की बात कर रही हूँ। नहीं वो मिनिस्टर वहां से भी बन सकते जी 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 बिल्कुल सर, मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर साहब भी मैं देता हूं आपको, इसके बाद आपकी तकरीर है जी। सर मैंने ये नहीं कहा कि मिनिस्टर नहीं बन सकते। अल्हम्दुलिल्लाह सर मिनिस्टर तो शहबाज शरीफ ऐसे बनाते जैसे रेवड़ियां बांट रहे हो। सर हमें उसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। सर इतराज हमें है परफॉर्मेंस के ऊपर। मैं परफॉर्मेंस के ऊपर बात करना चाहती हूँ कि सर यूएई ने सर गुज़श्ता 16 माह के दौरान 10,000 पाकिस्तानी शहरियों को सर डिपोर्ट किया है। सर 50,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वीजा दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। मैं सर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस तो सर 0/0 है, 0/0 है। अब सर जितने वजीर ये मुशीर ये मुकर्रर करेंगे सर आगे जवाब तो कोई भी नहीं आता है। कोई सर दहशतगर्दी के बारे में जवाब देने को तैयार नहीं है। और मैं सबसे ज्यादा दहशतगर्दी पे खुद इसलिए बात करती हूँ कि सर मेरा अपना 21 साल का जवान भाई बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुआ है। सर ये जब भी बात करते हैं मुंह खोल के मुंह उठा के सर पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में इनका क्या ख्याल है, अपने बारे में इनका क्या ख्याल है। मुझे तो सर खुदा ना खास्ता ऐसे लगता है कि 9 मई का वाकया जो गुजर गया, 9 मई के इनके दिल को पाकिस्तान तक रिकिन साहब को फिक्स करके दिल की वो जो आग है वो पूरी नहीं हुई। तो खुदा ना खास्ता सर ये तो जाफर एक्सप्रेस पे खुश है कि किसी तरीके से दहशतगर्दी और उसका इल्जाम पीटीआई पर इमरान खान पे लगाया जाए। हर दफा सर शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए इनको पीटीआई नजर आती है, हर दफा शिकस्त का बाप ढूंढने के लिए सर इनको इमरान खान याद आता है। अपनी परफॉर्मेंस की मैं सर इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस किधर है। इसलिए सर मैंने वज़रात के बारे में सवाल किया है। सर ये इसके अंदर सर एग्रीकल्चर की बड़ी बात की है। सर आज इनकी अपने वजारत खजाना की रिपोर्ट है कि सर गंदम की पैदावार 11% से कम होकर 28 मिलियन मेट्रिक टन से नीचे आ गई है। और सब इनको पाकिस्तान से बाहर $1 अरब की सर इनको गंदम मंगवानी पड़ेगी। अपना किसान की सर ये उसके खिलाफ है, अपने किसान के ये दुश्मन है। अपना किसान तबाह बर्बाद है, उसे गंदम नहीं खरीदते हैं, गंदम के पैदावार में कमी हो गई। और सर दूसरे मुल्कों को $1 अरब की सर वहां से इंपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनके अपने उसके अंदर खांचे, क्योंकि सर उसके अंदर उनके अपने कमीशन है। इसलिए सर मैंने इनकी परफॉर्मेंस पे सवाल किया है। अगला सर प्रेसिडेंट साहब ने सर बड़ा ये 7 नंबर पेज पे CPEC के बारे में बात की है। अच्छी बात है सर, चाइना से तो हमारे बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात और होने भी चाहिए और सर हम कदर करते हैं क्योंकि चाइना ने सर हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन सर सदर साहब को भी तो ये सोचना चाहिए कि करप्शन का ये हाल है इनके सूबे में कि सर सिंध नैब को चाइना की एक कंपनी ने खत लिख के दिया बाकायदा कि सर सिंध में उनका सर कोई जो है वो सरकारी अफसर कहता है कि अगर आपने CPEC में ठेका लेना है आपकी कंपनी में, चाइना की किसी कंपनी है, तो सर उसमें बुर्ज खलीफा में रिश्वत में एक सर फ्लैट दे दें। अब सर चाइना की कंपनी में CPEC में इन्वेस्टमेंट करते हुए अगर सर सरकारी अफसरान रिश्वत के तौर पर बुर्ज खलीफा के अंदर सर फ्लैट मांगेंगे तो सर मुझे बताएं CPEC की क्या पोजीशन होगी। तो सर इस बात के ऊपर भी हमें जरूर सोचना चाहिए। सर दूसरा, सदर साहब जो हैं सर इकाइयों की तमाम फेडरेशन को सर रिप्रेजेंट करते हैं। सर सदर साहब ने बड़ी सर अपनी स्पीच में बातें की है, लेकिन सर मुझे अफसोस ये है
कि जो तमाम सूबों की तमाम फेडरेशन के अलावा सदर साहब होते हैं, सर जब पाकिस्तान में चादर और चार दीवारी को पामाल किया जा रहा था तो सर बिल्कुल सुमन बुकमन थे। सर जब शर्मनाक इद्दत जैसा केस बुशरा बीबी जैसे हयादार खातून पे जो अभी तक जेल में बेगुनाह है, सर उनके ऊपर जब इद्दत जैसा घटिया केस बनाया जा रहा था सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। सर जब तारीख की बदतरीन धांधली हुई 8 फरवरी का जब इलेक्शन चोरी हुआ जो ऑन रिकॉर्ड है कि इमरान खान ने जीता, सर उसके ऊपर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। फिर सर लोगों की माओं बहनों बेटियों को जब अगवा किया गया 26 आईनी तरमीम की खातिर, रात के 4 बजे सर जब 26 आईनी तरमीम पास की गई तो सदर साहब न सिर्फ सुमन बुकमन बल्कि सर वो उनकी पूरी पार्टी सर 26 आईनी तरमीम के अंदर सर खुद साथ शामिल थी। सर 26 नवंबर को डी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और कारकुनान और खवातीन आए, अपने शऊर के अपने नजरिए की जंग लड़ रहे थे और डी चौक में उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा। सर 26 नवंबर को हमारे कारकुनान के सरों के ऊपर सीधी गोलियां मारी गई, तब भी सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन थे। इसी तरीके से सर हमारी खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बालों से पकड़ के खींच के घसीटा गया, कमरों से अंदर सर बगैर दुपट्टों के बगैर जूते के खींच के जेलों में डाला गया, वाटर कैनन इस्तेमाल किए गए, तब भी सर सदर साहब बिल्कुल सुमन बुकमन। सर मेरा सिर्फ सवाल है सदर साहब से कि आपकी प्रेसिडेंसी के दरवाजे सर किसी सूबे के लिए भी खुलते हैं? आपने कितनी दफा सर बलूचिस्तान के सीएम को बुलाया, आपने कितनी दफा जीबी के सीएम को बुलाया, कश्मीर के सीएम को बुलाया, आपने कितनी दफा केपीके के सीएम को बुलाया, पंजाब को बुलाया, या आपने कितनी दफा सिंध को, या सर आपने किसी को जोड़ना भी है? सर इन्होंने अपने स्पीच में लिखा है कि ये 8वीं दफा खिताब कर रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट, लेकिन सर इनके दौरे हुकूमत में तो सर फेडरेशन में और सूबों में बहुत ज्यादा सर डिस्कनेक्ट है। सूबे अपने आप को आइसोलेट फील कर रहे हैं, नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। तो सर सदर साहब ने कितनी दफा अपने प्रेसिडेंसी के दरवाजे सूबों के लिए खोले? सर मेरा सवाल है। और सर ऑफिशियल तकरीर के अंदर सर सदर साहब ने लिख दिया कि सिंध के जो पानी है उसका नुकसान हो रहा है और जो सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। मेरा तो ख्याल है सर ये सारे CCI में बैठते हैं, सर ये काउंसिल ऑफ इंटरेस्ट के अंदर सर ये सारे इनके अपने CM भी बैठते हैं। अब सर अपने सूबे के लिए वोट लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए कहा कि जी सिंध के पानी के साथ जी या उनके साथ नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं है सर, ये सियासत करें, मगर सर हम ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि अगर सिंध के लोगों के साथ पानी के अंदर नाइंसाफी हो रही है, सिंध के लोगों को प्यासा रखा जा रहा है, उनके ज़रई जमीनों को बंजर किया जा रहा है, तो सर हम कहते हैं कि सिंध के लोग साथ ज्यादती ना करें, उनको अपने साथ बिठाएं, क्योंकि सर पानी का मसला बहुत गंभीर है। एक और सूबे के अंदर सर एहसास महरूमी जो है वो शामिल हो जाएगी। सर बलूचिस्तान के लिए, क्योंकि सर मेरे अपने हल्के के साथ बलोच एरिया बहुत ज्यादा है, सर जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लीडर पैदा हो रहे हैं सर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी मूवमेंट के, सर अफसोस की बात यह कि सिस्टम या रियासत या सर यह हुकूमत, अफसोस की बात यह कि सर हर एक को दहशतगर्द समझती है, हमें भी दहशतगर्द समझती है। हम मुहिब्बे वतन लोग हैं सर, हमारा जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है। कल सर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने तकरीर की, उन्होंने कहा सर आप कैदी नंबर 804 के अलावा भी कोई बात करें। सर कैदी नंबर 804 के अलावा कैसे बात करें जिसने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इलेक्शन सर अभी जीता हुआ है, उसकी सीटें आप खा गए और आप कहते हैं हम कैदी नंबर 804 से के बगैर बात करें। सर कैदी नंबर 804 ही वो वाहिद लीडर है जो पूरे फेडरेशन को जोड़ सकता है, तमाम सूबों को इकट्ठा लेकर चल सकता है। सर उसका वोट बैंक है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसकी एक्सेप्टेंस है पूरे पाकिस्तान में। सर उसके लिए यही कहूंगे अपने लीडर के लिए, दूसरे रमजान मुबारक है, बेगुनाह अपनी बेगम साहिबा के साथ जेल के अंदर काल कोठरी में बैठा हुआ है कि काज़िब माहौल में सादिक की जिंदगी किसी करबला से कम नहीं। आपने इलेक्शन भी जीता, आपके साथ नाइंसाफी भी हुई, आपके कारकुनानों को गोलियां भी सर में मारी गई, आपको जबरदस्ती मुहिब्बे वतन होने की सजा भी दी जा रही है। फिर भी सर मेरा लीडर बार बार कहता है कि ये मुल्क भी मेरा है, ये फौज भी मेरी है। बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी शुक्रिया। तलाल चौधरी साहब। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर सबसे पहली बात तो ये है कि
मेरा ख्याल था कि अगली लाइन में बैठे वालों को ये पता है कि पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, एक हाउस ऑफ फेडरेशन है, उसके मेंबर्स भी पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हिस्सा अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए बना हूँ जी। और जो इन्होंने अभी कहा कि जी 5-5 मशीर बना दिए हैं, यानी जब बंदा हाउस में फ्लोर ऑफ द हाउस बात कर रहा हो उसके पास फैक्ट्स जो हैं वो ठीक होने चाहिए। मोहसिन नकवी साहब भी सेनेटर हैं और वजारत दाखिला के एक ही वजीर हैं। मैं जरा मसूफा के लिए ये बता दूं कि एक ही वजीर है। दूसरी बात, मैं इस पे बात करने से पहले सदर साहब के खिताब से, सर इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं कि आप 1 साल की कारकर्दगी का 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता, जितना टाइम आप चाहें 24/7 मैं जवाब दूंगा। जहां कमी कुताही होगी अपने आप को ठीक करेंगे। जो हमने अच्छा किया है वो अप्रिशिएट होना चाहिए। मैं 1 साल की कारकर्दगी के लिए अपने आप को पेश करता हूं अपने डिपार्टमेंट को कि आप इसको सिर्फ इंटीरियर पे बहस करवाएं। मसला ये है कि कई लोग चुपते इसलिए हैं, ये बार बार ये फैशन बन गया है जनाब स्पीकर कि मोहसिन नकवी साहब पे तनकीद कर दी जाए। सीट से चिमटे रहना जरूरी नहीं होता, काम देखना है। SCO कॉन्फ्रेंस हो पुरअमन हो, पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो पुरअमन हो, पाकिस्तान में जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, SCO हो, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो, 2 साल की में बनने वाले पुल और अंडरपास 2 महीने में बने। वो तमाम जो आपके स्टेडियम्स बने हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, पाकिस्तान के लिए एक और तोहफा हो। इनका ख्याल है कि वजारत दाखिला ने शायद साल में एक ही काम किया है कि 26 नवंबर को जब आए थे तो इनकी ठकाई की थी। हम ठकाई के अलावा भी बहुत काम करते हैं। मैं इसी के साथ सर अब मैं जाफर एक्सप्रेस पे बात करना चाह रहा हूं। जाफर सर, तंजीम साजी के लिए मैंने अभी बनीगाला दाखिला लेना है, मैंने वहां पढ़ना है अभी। सर वहां के जो चांसलर हैं उनका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा है और वहां की जो प्रोफेसर हैं बीबी बुशरा, वो मेरे से, मैं पढ़ना चाहता हूं उनसे। ये बात करेंगे तो मेरे से सुनेंगे सर। इनका ख्याल मैं पोर्टफोलियो होने की वजह से सर इस हाउस का तकद्दस बरकरार रखना चाहता हूं। मैंने इनकी बात आराम से सुनी है, ये बात करेंगे मैं उससे बड़ा जवाब दूंगा। सर अगली बात जी, अब आ जाए जाफर एक्सप्रेस पे। सर जाफर एक्सप्रेस, सर इनसे पूछ रहे तंजीम साजी पे बात करनी है कि दहशतगर्दी पे करनी है? जी आप एड्रेस द चेयर, बात करें। सर जाफर एक्सप्रेस इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। सर एक साइड से पहाड़ों से BLA हमलावर थी और दूसरी साइड से अफसोस के साथ बात यह है, सर ऑर्डर इन द हाउस करवाएं सर। संजीदा बात हो रही है जी, आप चाहते हैं बलोचिस्तान की बात प्लीज ऑर्डर इन द हाउस बिकॉज और 10 मिनट के बाद जुमे की ब्रेक हो जाएगी। जी अभी जी तरह सर गुजारिश ये है, जाफर एक्सप्रेस या दहशतगर्दों के खिलाफ बात हो तो पता नहीं इनको क्या, इनकी सीट में कोई करंट आ जाए। सुने ना भाई, एक साइड पे सर BLA पहाड़ों से हमलावर थी पाकिस्तान के शहरियों पर, नहत्ते शहरियों पर, पाकिस्तान की फोर्सेस पर, और दूसरी साइड से सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग उसी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर थे जो पाकिस्तान के उन लोगों के जो नहत्ते थे, जिसमें खवातीन थी, बच्चे थे और नहत्ते सिविलियन और सरकारी मुलाजिम थे, उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जनाब स्पीकर, कोई फर्क नहीं है, यह सहूलतकारी है। जिन लोगों ने ट्वीट्स या सोशल मीडिया पर सहूलतकारी की है, जिस तरह BLA को ट्रीट किया जाएगा, सहूलतकारों को भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। यह नहीं हो सकता। और ये बार बार कहते हैं कि यह दहशतगर्दी शुरू क्यों हुई। जनाब स्पीकर,
ये दहशतगर्दी शुरू क्यों हुई? क्योंकि 2018 में आरटीएस बैठ गया था। सिर्फ आरटीएस नहीं बैठा जनाब स्पीकर, आप इसी जगह बैठते थे 13 से 18 के दरमियान। जब 13 में हुकूमत आई तो आधी दर्जन दहशतगर्दी के वाकयात रोज हुआ करते थे। फाटा में पाकिस्तान का परचम नहीं लहराता था, कोयटा में कोई निकल नहीं सकता था, कराची में जिस दिन दिल करता था कारोबार और पूरा कराची बंद कर दिया जाता था। जनाब स्पीकर, उसी 4 साल में वही फौज थी, वही रेंजर थी, वही पुलिस थी, लेकिन जब नीयत का फर्क हो तो एक आदमी का फर्क था जिसका नाम था नवाज शरीफ। उसने सबको इकट्ठे बिठाया, वो दहशतगर्दी खत्म हुई। वो दहशतगर्दी लौटी कैसे जनाब स्पीकर? सुने कैसे लौटी? ये 2018 के बाद कुछ ऐसे फैसले किए गए कि दोबारा से दहशतगर्दी केपी में भी, कोई केपी में शहीद हो तो वो भी पाकिस्तानी है, कोई बलूचिस्तान में मारा जाए वो भी पाकिस्तानी है, पंजाब या सिंध, ये दहशतगर्दी दोबारा लौटी उन पॉलिसियों से। उन तालिबान को वापस लाकर अपनी सियासी फायदे के लिए उनको पाकिस्तान लाकर बसाया गया और वही लोग आज हमारी लोगों की गर्दनें काट रहे हैं। जनाब स्पीकर, कोई फर्क नहीं है टीटीपी और बीएलए में। दोनों के हैंडलर्स बैरूने मुल्क, हमसाया मुल्क में मौजूद है। दोनों के ट्रेनिंग कैंप्स हमसाया मुल्क में मौजूद है। दोनों की फंडिंग वही लोग कर रहे हैं। एक ने दाढ़ी रखी हुई है और दूसरे ने दाढ़ी नहीं रखी, सिर्फ ये फर्क है। और मैं दोबारा बता दूं, कल एक बलूचिस्तान में वजीर आजम तशरीफ लेकर गए, उधर तमाम कौमी क़यादत वहां साथ बैठी, बलूचिस्तान की अपोजिशन और बलूचिस्तान की हुकूमत वहां साथ बैठी और कुछ फैसले वहां पर किए गए। एक तो ये जो तासर दिया जाता है कि बलूचिस्तान में ना जाने, ना कोई दिन में निकल सकता है ना रात में, बिल्कुल गलत है। कोई इंसर्जेंसी नहीं है, ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी। और ये दहशतगर्दी उसी तरह की, दोनों का एक पैटर्न है, बीएलए भी और टीटीपी भी। एक की दाढ़ी है और दूसरे की दाढ़ी नहीं, और एक ही उनका है। दोनों उसी तरह अहले तशी के आईडी कार्ड्स देखकर, पंजाबियों के आईडी कार्ड देखकर, सरकारी मुलाजमीन के आईडी कार्ड देख, दोनों एक जैसे करते हैं। इनका मकसद क्या है कि कौम में तकसीम और खौफ पैदा किया जा सके। लेकिन जो जाफर एक्सप्रेस है जनाबे स्पीकर, जिस बेहतरीन अंदाज में सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो ऑपरेशन किया है वो काबिल तहसीन है। इनके मुंह से कभी वो भी तारीफ सुननी चाहिए जिन्होंने आम पाकिस्तानी, उन खवातीन निहत्ते जो वहां लोग मगवी थे उनकी जान बचाई है, एक लफ्ज नहीं कहेंगे। कोई हर्ज नहीं है। ये दोबारा पूछते हैं कि दहशतगर्दी लौटी क्यों है। नेशनल एक्शन प्लान पे किसने अमल करना था? 20 उसके नुक्ते हैं, 10 नुकात सूबे से हर सूबे को कर रहे हैं। मैं अफसोस के साथ जनाब स्पीकर, आज से 20 साल हो गए हैं, 1% एनएसवी अवार्ड का केपी में जाता है, 600 अरब रुपया जा चुका है। कितने जनाब स्पीकर? 600 अरब से जायद। उस 600 अरब, ये वाहद सूबा है, ये कारकर्दगी, ये मेरा ख्याल माइंड ना करे, वो भी पाकिस्तान है कि जहां पर काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट जो है वो किराए की बिल्डिंग में है। वो 1% भी दहशतगर्दी के लिए नहीं लगा आज तक। क्यों सीटीडी वहां उसको अदारे को स्ट्रेंथन नहीं किया गया? क्यों वहां पर इन्होंने अपनी पुलिस और दूसरों को इक्विप नहीं किया? जनाब स्पीकर, ये कहते हैं बार बार इंटेलिजेंस एजेंसियों का फेलियर है। इंटेलिजेंस एजेंसियां इंफॉर्मेशन देती हैं। वो पंजाब में जब अदारों को इंफॉर्मेशन देती है तो उनमें कैपेसिटी है, वो उस पर अमल करके उसका नतीजा देते हैं। आपके लोगों में कैपेसिटी नहीं है या आपके लोगों में अदारे ही नहीं है।
अपना नाअहली या नालायकी सूबों की आप एजेंसियों पे या वफाकी इदारों पे नहीं डाल सकते। हां, ये बात ठीक है। आइए जनाब स्पीकर, फिर एक दफा इन्हें कहता हूं बैठे, ये पाकिस्तान का मामला है, आए बातचीत करें। ये नेशनल एक्शन प्लान हो या नेशनल एक्शन प्लान 2 की बात हो, लेकिन जब आते हैं, यानी अभी देखें तकरीरें करने के लिए ये आपसे टाइम मांग रहे हैं, और ये उस खिताब पे तकरीर करने के लिए आपसे टाइम मांग रहे हैं जो इन्होंने सुना ही नहीं है। यानी सदर का खिताब सुनते नहीं है, लेकिन तकरीर के लिए टाइम मांग रहे हैं सर। यानी सुन भी लिया करें। यानी आप आते हैं सर, ये 2 मेरे भाई जो पीछे बैठे हैं वो वीडियो बना रहे होते हैं, 2-4 आगे आते हैं सर, ये इनका रोज का एक तरीका, आते हैं, ये किया जी, वीडियो बनाई और चले गए TADADL लेके। सर माहौल बनाए, माहौल बनाए, बात सुनना सर, बात सुनना भी इसका हिस्सा है, ठीक है। और सर ये बात सुनने की आदत नहीं है। और इसी तरह सर जो सदर साहब का खिताब है, बात तो होनी चाहिए परफॉर्मेंस पे सर, परफॉर्मेंस पे बात क्यों नहीं होती? ये अपनी 13 साल के हुकूमत KP का परफॉर्मेंस यहां लाकर लोगों को बताए ना कि हमने बदल दिया पूरा KP की, यूरोप बन गया है ना, वहां दवाई है ना सर, वो कहते शाम में कोई निकल सकता है। और इनके अपने लोग बात करते हैं कि जितनी करप्शन इस दफा गंडापुर साहब ने वहां राइज की है, कहते तारीख में इतनी नहीं रही। ये कारकर्दगी पर बात करें, सूबों की कारकर्दगी पर और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर भी। और ये मुझे बताएं कि सर ये जो इकॉनमी है, आज तकलीफ तो इस बात की है कि डॉलर। तलाल साहब, मेरा ख्याल है हम ब्रेक करते हैं, आप मंडे को फिर कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है सर। The House is adjourned to meet again on Monday 17 March at 2 p.m.